नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को जोसेफ राव का अभिवादन। आज हम लोग प्रेस क्लब में फिर से मिल रहे हैं। आज की प्रमुख सुर्खियां जो अखबार में है वो है, आज 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें आज मत डाले जाएंगे। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, फिर भी एक बार बताना चाहूँगा, एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और बाकी घटक दलों की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा के मयूरभंज से ताल्लुक़ रखती है और इससे पहले वो झारखंड में गवर्नर का पद शोभित कर चुकी है, और उनके विरुद्ध में हैं पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार है माननीय श्री यशवंत सिन्हा। इन दोनों के बीच में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए दो प्रमुख रूप से प्रत्याशी है। एनडीए की ओर से यानी भारतीय जनता पार्टी और घटक दलों की ओर से इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया गया है, जो ओडिशा के मयूरभंज से ताल्लुक़ रखती है और इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार के रूप में पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा का मुकाबला इन दोनों में होने वाला है। और आज दिन भर ये मत डाले जाएंगे। इसमें जैसे आप जानते हैं, मतदाता जो है विधानसभा के सदस्य और संसद सदस्य होते हैं। ये आज दिन भर ये प्रक्रिया चलेगी और मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित होंगे। और जो भी उम्मीदवार चुनकर आता है, जहाँ तक जैसे संभावना लग रही है माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को चुने जाने की, उनको उसी दिन उनका चुनाव घोषित किया जाएगा और आने वाले 25 जुलाई को वो पदग्रहण समारोह है। उस दिन जो भी चुना जाता है व्यक्ति उस दिन पदग्रहण करेगा। ये बहुत बड़ा हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी रखते हैं। जहाँ अमेरिका जैसे देश है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, मगर हमारे यहाँ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति का पद जो है संवैधानिक है, मगर यहाँ पार्लियामेंट सार्वभौम है। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव तो होना है और अभी 21 तारीख को इसके परिणाम सामने आएंगे और देखना होगा कि इसमें, जैसा कि हम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, शिवसेना प्रमुख माननीय श्री उद्धव ठाकरे, इनके नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, उन लोगों ने तय किया है कि वो श्रीमती मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू को अपना मत देंगे। हालांकि प्रवाह के विरुद्ध है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तीनों की जो गठबंधन सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाले जो विपक्ष है उसमें थे। और चूँकि अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर ऐसा फैसला इन लोगों ने लिया है, माननीय उद्धव ठाकरे ने, कि वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, जो कि एक आदिवासी महिला है, इसलिए उनके पक्ष में वो अपना मत देंगे। और ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जब शुरू की जो प्रक्रिया थी, जिसमें माननीय यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया, तब उस पूरे प्रक्रिया में शिवसेना के प्रतिनिधित्व के रूप में माननीय सुभाष देसाई जी और माननीय संजय राउत, दोनों शिवसेना के कद्दावर नेता उस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। मगर बाद के जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक आज का जो चुनाव है उसमें शिवसेना अपना मत जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देंगी। ये
जैसा हम लोग इससे पहले भी बोल चुके हैं, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। शुरू में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और एक जो बहुत कद्दावर नेता है श्रीमती ममता बनर्जी ने ऐसी पहल की थी कि उनकी पहली मीटिंग उन्होंने बुलाई थी साझा विपक्ष के उम्मीदवार के लिए, और उसमें 2-3 नाम सामने आए थे। पहला नाम तो शरद पवार का खुद था, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वोच्च सर्वा है और जो मीटिंग के एक आयोजक भी थे, मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मैं अभी कोई चुनाव लड़ूंगा नहीं। तो उनका नाम हटने के बाद में 2 नाम नए आए थे, जो था जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, और दूसरा नाम था महात्मा गांधी के पौत्र जो पश्चिम बंगाल से संबंधित रहे डॉक्टर गोपाल गांधी का। मगर इन दोनों नेताओं ने अलग अलग तौर पर अपनी स्पष्टीकरण दिया और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ये विपक्ष के लिए फिर से एक नया उम्मीदवार ढूंढने की नौबत आई, और उसमें फिर अंत में ऐसा फैसला हुआ कि माननीय श्री यशवंत सिन्हा को साझा उम्मीदवार बनाया जाए। उसके लिए वो तैयार भी हो गए और ये प्रक्रिया शुरू हुई और आज जो है मतदान तक पहुँचे हैं। अभी देखना होगा 21 तारीख को क्या फ़ैसला आता है। हालांकि नतीजे कुछ भी आए, ये सबको मालूम है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है। अब सवाल इतना ही है कि कितने मत उनको मिलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पार्टियों ने जो जिनसे अपेक्षा नहीं थी उन्होंने भी अपना समर्थन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया है, जैसे कि शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हालांकि विपक्ष में है और उन्होंने भी ये, चूँकि उनका ऐसा कहना है कि श्रीमती मुर्मू झारखंड में राज्यपाल रही है और एक आदिवासी महिला है, इसलिए हम लोग जो है वो अपना मत जो है श्रीमती मुर्मू को देंगे। तो इस तरह से कुछ नए मतदाता, नए साथी एनडीए के पाले में आ गए हैं और ये आज ये सब जो लोग हैं उनके पक्ष में मत करेंगे। तो हमको 21 जुलाई का इंतज़ार करना होगा, जब सही में एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं कितने मत किसको मिलते हैं और मार्जिन क्या रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे अभी उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट का। देश के उपराष्ट्रपति को चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति यानी जो राज्यसभा के चेयरमैन रहते हैं, उसका चुनाव होना है और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो अगस्त में होने वाला चुनाव है। इसमें एनडीए की ओर से उन्होंने अपनी बैठक की पार्लियामेंट बोर्ड की, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा और हमारे नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री जो रोड और हाईवेज़ के मंत्री है, सड़क और हाईवेज़ के मंत्री है माननीय श्री नितिन गडकरी, लोग इनकी उपस्थिति में ऐसा फैसला हुआ है कि जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि वो उनमें कुछ फाइटिंग क्वालिटी है और उनका पुराना दीर्घ अनुभव भी है। वो पेशे से वकील हैं, मगर उन्होंने राजस्थान विधानसभा में भी सदस्य रहे और काफ़ी उनको अनुभव है, मंत्री भी थे वो। तो ये रूलिंग पार्टी यानी सत्ता पक्ष की ओर से माननीय श्री जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया है। और उसके मुकाबले जैसा कि उम्मीद थी कि विपक्षी पार्टियां भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगी, क्योंकि ये यूनानिमस चॉइस तो हो नहीं सकती है। तो वैसे ही हुआ। कल माननीय शरद पवार के नेतृत्व में उनके घर पर एक सभा बुलाई गई, जिसमें सभी दल, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और सारे लोग उपस्थित थे। और वहाँ ऐसा फैसला हुआ है कि पूर्व गवर्नर और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा, जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता रही है और अभी वैसे कर्नाटक से वो उनका संबंध है, मगर उनको साझा उम्मीदवार बनाया गया है साझा विपक्षी दलों की ओर से। और श्रीमती मार्गरेट अल्वा अपने समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री रही है। उनके तरफ श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में उनके तरफ HR मंत्रालय यानी
ह्यूमन रिसोर्स का कार्यक्रम था, स्पोर्ट्स भी था उनकी तरफ, और उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और कांग्रेस के और गांधी नेहरू परिवार के काफ़ी नज़दीक की रही है। बाद में उनको राज्यपाल बनाया गया और अब वो बेंगलोर में ही रहती है। और उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो अल्पसंख्यकों पे जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में उनका कहना था कि आप जो है ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ को और क्रिश्चियन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये अब वो कल जो है मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगी और अपना नामांकन दर्ज करेंगी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए कि उनको एक उम्मीदवार मिल गया है जिसने जो तैयार है और हामी भरने के लिए हामी भर दिए जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के जो 3 उम्मीदवार थे पहले उन्होंने मना किया और चौथे उम्मीदवार के रूप में विकल्प के रूप में माननीय श्री यशवंत सिन्हा आए। मगर यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही उम्मीदवार का नाम सामने आया और वो सर्वानुमति से स्वीकार किया गया है। और श्रीमती मार्गारेट अल्वा जिनकी उम्र 80 साल है और वो कल अपना नामांकन भरेंगी। ये देखना होगा कि अभी आने वाले दिनों में अगस्त महीने में जो चुनाव है उसमें ये दोनों में। इसमें एक और मज़े की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती ममता बनर्जी ने अभी तक श्रीमती मार्गारेट अल्वा के नामांकन के बारे में अपनी कोई सहमति नहीं दिखाई है। अभी तक उन्होंने कुछ अपनी हामी नहीं भरी है कि उनका समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा। इस बीच में अटकलें ऐसी लगाई जा रही है, कयास ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री जगदीप धनखड़ को चुना गया तो शायद केंद्र की और ममता बनर्जी की कोई समझ हुई होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जिसको मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ऐसी कोई डील हुई दोनों के बीच में कि हम धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम खड़ा करेंगे एनडीए की ओर से। और चूँकि ममता बनर्जी का और उनका काफ़ी उनकी तसल रही है, उनकी बहुत पटी नहीं है एक दूसरे के खिलाफ, वो हमेशा लड़ते रहे, उनका विरोध होता रहा, कभी धनखड़ का विरोध होता रहा। और धनखड़ जी जो है वो कभी ममता बनर्जी की जो एक्शन है, जो कोई उनके कार्यक्रम होते थे उसका वो विरोध करते रहे। बहुत उनके बीच में संघर्ष एक तरह से बना हुआ था। तो शायद हो सकता ममता बनर्जी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ के साथ जो उनकी नहीं पटती थी, मैंने उनके जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे उसको शायद वो किसी तरह से उसको मिटाना चाहती है। ऐसा ना हो कि उनको हमेशा के लिए बोल दिया जाए कि ये धनखड़ जी के हमेशा विरुद्ध रहती है। इसलिए शायद वो मेंडिंग द फोर्सेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो शायद धनखड़ जी को अपना समर्थन देने के लिए शायद वो सोच सकती है। और कल उनसे जब पूछा गया है कि श्रीमती मार्गारेट अल्वा को आप अपना मत देंगी क्या, तो उन्होंने एक तरह से टाल दिया है कि अभी मैं अपने सांसदों से बात करूंगी, मैं अपने पार्टी के लोगों से बात करूंगी। हालांकि सब लोग जानते हैं ममता जी की बात पहली और आखिरी उनका ही रहता है, सांसदों की बात ये एक उनका एक स्ट्रैटेजी है, उनका एक बहाना है। अभी देखना होगा कि वो क्या निर्णय लेती है। मगर इनमें आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर उन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया कि वो माननीय श्री जगदीप धनखड़ को अपना मत देंगी उनके पार्टी के लोग। तो ये एक तरह से ये उनकी स्ट्रैटेजी है। मगर जैसा 2024 के होने वाले चुनाव के लिए ममता बनर्जी अपने आप को जो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में या प्रधानमंत्री के दौड़ में या एक नेशनल लीडर के रूप में वो उभरना चाहती थी, इससे उनकी इमेज के ऊपर एक धब्बा लगेगा। क्योंकि अगर वो एनडीए के प्रत्याशी को अपना मत देती है तो निश्चित रूप से ये जो विपक्ष के लोग हैं उनको पसंद नहीं आएगा। भी देखना होगा वो क्या फ़ैसला लेती है और उम्मीद है कि वो ऐसा कोई फैसला ना ले जिससे उनसे विपक्ष से वो उनका बिखराव हो जाएगा, विपक्ष से वो दूर हो जाएगी। इस बीच में एक बड़ी खबर ऐसी है कि कल रायपुर की एक विशेष अदालत ने 121
आदिवासियों को जो 5 साल से जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया है। उन पर यह आरोप था कि 2017 में जो नक्सलवादियों का और सीआरपीएफ के जवानों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 26 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उस घटना में ये आदिवासियों का संबंध है, ऐसा उन पर आरोप था और उनको छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और 5 साल वो जेल में रहे। मगर कल एक विशेष अदालत ने ये पाया है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसकी ओर से या जो जांच एजेंसियां वो ये साबित नहीं कर पाई कि ये 121 लोगों का सही में उनका उसमें हाथ है करके। ये बड़े दुख की बात है कि 5 साल तक वो लोग बेचारे जेल में रहे और अब उनको ये बाइज्जत बरी किया गया है। ये इसके ऊपर भी बहुत सोच विचार की ज़रूरत है कि हमारी जांच एजेंसियां, हमारे पुलिस दल, हमारे सुरक्षा एजेंसियां जब किसी को भी, चाहे एक हो, मगर यहाँ तो 121 आदिवासी थे, उनको 5 साल जेल में रखती है और उनको साबित करने में विफल होती है, तो ये बड़े हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ऐसे हजारों लोग भारत में विभिन्न जेलों में बंद है, जो छोटे छोटे कारणों से जो जेल में है और जिनको बेल नहीं मिल पाती, जिनको जमानत नहीं मिल पाती, ऐसे बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं। इसके बारे में एक नए सिरे से सोच की ज़रूरत है, क्योंकि ये 121 आदिवासियों का गिरफ्तारी और बाद में उनको छोड़ा जाना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। हालांकि ये जो आदिवासी है, ये हमेशा इन पर एक आरोप रहता है, इन पर एक संशय रहता है कि वो नक्सलवादियों से मिले हैं। हालांकि इसके 2 पहलू है। नक्सलवादी हमेशा उन पर ये आरोप, जैसे मैंने बताया, रहता है और नक्सलवादियों को ये लगता है कि ये पुलिस से मिले हुए हैं। पुलिस को ऐसा लगता है कि नक्सलवादी जो है और इनके बीच में कोई तालमेल है। जो पुलिस को लगता है कि ये आदिवासी जो है नक्सलवादियों को मदद कर रहे हैं, तो इस तरह की ये आरोप और ये हमेशा का एक बना हुआ है एक रिश्ता। मगर चूँकि आदिवासी हमेशा गांव में रहते हैं, उनको कई बार नक्सलियों का, उनके हिंसाचार का सामना करना पड़ता है और उनको हमेशा के लिए डर रहता है कि उनके साथ कभी भी जो है इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि आजकल इनकाउंटर मामूली बात हो गया है बहुत जगह में। तो कल ये जो बड़ी घटना हुई, 121 आदिवासियों को जब छोड़ा गया है, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में और भी ऐसे जो लोग हैं जो जेल में बंद है और जिन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनके बारे में हमारी जो है न्याय व्यवस्था कुछ विचार करेगी। कल मध्य प्रदेश में बड़ा धमाका हुआ है। मध्य प्रदेश में कल नगर निगम या महानगर पालिका के चुनाव थे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, मगर 11 में से जो महानगर पालिका के चुनाव हुए, वहाँ 3 जगह कांग्रेस और 1 जगह आप की उम्मीदवार जो है वो महापौर बनी है। जबलपुर, छिंदवाड़ा और ग्वालियर में, ग्वालियर जो आप सब जानते हैं सिंधिया परिवार का एक गढ़ रहा है, वहीं से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पर छिंदवाड़ा हमारे से पड़ोसी राज्य जिला है वहाँ पर, और यहाँ पर ये कांग्रेस के प्रत्याशी जो है महापौर चुने गए। और सिंगरौली जो कोयला खदान क्षेत्र है, वहाँ पर आपकी उम्मीदवार जो है श्रीमती रानी अग्रवाल, उनका महापौर पद पर चुनाव हुआ है। ये असल में या सही माने में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनके लिए खतरे की घंटी है कि नगर निगम चुनाव में, लोकल बॉडीज पोल्स में जिसको हम कहते हैं, महानगर पालिका के चुनाव में, महापौर के चुनाव में, ये 4 जगह जो है, 11 में से 4 जगह
उनको कामयाबी नहीं मिली। ये एक बड़ी उनके लिए चुनौती है आगे आने वाले दिनों में, इसको कैसे निपटना वो उनको सोचना होगा। इस बीच में एक और ख़बर ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिन्होंने नया ग्रुप अपना बनाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जिसमें उप मुख्यमंत्री है, इनके निलंबन की कार्रवाई का जो है तलवार अभी तक लटकी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जिन्होंने अपने विधायकों को लेकर शिवसेना से बगावत की और भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई, उनके निलंबन की कार्रवाई कोर्ट में चालू है। और इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में 11 जुलाई को ये जो है याचिका सामने आई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया और कहा इसमें जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है, इसमें कौन सी जल्दी है इसके अंदर, और वो बात टल गई थी क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आ सकता है। अब इसमें कल खबर ऐसी आई है जो आज अखबारों में है कि अभी 20 जुलाई को, यानी अभी 2 दिन के बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका फिर से सुनवाई के लिए आएगी और इसमें भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमन्ना और बाकी जो जजेस हैं उनके सामने, बाकी जो न्यायाधीश हैं उनके सामने ये मामला आएगा और शायद कोई फैसला होगा। तो अभी सब लोगों का जो विधायक है, जो कानून विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक नेता है, और सभी लोग, उनका ध्यान अभी 20 जुलाई को हो रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय इसमें कौन सा निर्णय देती है, क्योंकि ये याचिका जो है दोनों पक्ष की ओर से दी गई है। पहली याचिका है माननीय श्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने चुनौती दी थी इन विधायकों को जो व्हिप का जिन्होंने उल्लंघन किया और मीटिंग जो सभा है उन्होंने अटेंड नहीं की थी, उसमें शिरकत नहीं की थी। और वहीं माननीय एकनाथ शिंदे की जो ग्रुप के लोग हैं, समूह के लोग हैं, उन्होंने इसको चुनौती दी है कि उनका कहना है कि ये जो माननीय उद्धव ठाकरे की जो ग्रुप है वो उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है। तो ये इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप होते रहे और ये मामला अभी संगीन है और अभी 20 जुलाई को क्या फैसला आता है ये देखना होगा। अगर 20 जुलाई को निलंबन का फैसला अगर रद्द हो जाता है या माननीय एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप को इससे अगर राहत मिलती है तो शायद मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी अटकलें हैं। हमको अभी सभी लोगों को, चाहे वो राजनेता हो, विधायक हो, मंत्री हो या दोनों तरफ के कार्यकर्ता है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के और निर्दलीय, सबको अभी 20 जुलाई का इंतज़ार करना होगा फैसला किस पक्ष में आता है। अगर माननीय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को इसमें सफलता मिलती है तो ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसका रास्ता खुल जाता है और तुरंत इसके बारे में जो है 1-2 दिन में निर्णय होगा। शायद दूसरे ही दिन मंत्री पद के नए लोगों को शपथ दिलाई जाएगी और ये इस तरह से जब ये एक और होगा तो दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि माननीय श्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो ग्रुप है उनके लिए बड़ा झटका होगा और सुप्रीम कोर्ट के आगे और कोई दूसरा कोर्ट नहीं है जहां उनकी सुनवाई हो सकती है और इस तरह से उनको हार मानना होगा। और जो भी है अब उसके बाद की जो लड़ाई है, जिससे हमने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है, इसके बाद जो है चुनाव चिन्ह की लड़ाई होगी और धनुष बाण जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह रहा है इतने वर्ष, अब उसके ऊपर ये लड़ाई होगी कि धनुष बाण किसके साथ रहे, असली शिवसेना कौन सी है, ये आने वाले दिनों में हमको देखना होगा। मगर फ़िलहाल हमको 20 जुलाई का इंतज़ार करना होगा जहां ये सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।